प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वंदना परमेचा, सह आचार्य हिंदी। जैसे कि आपको ज्ञात है, इसके पूर्व के लेक्चर में हम पढ़ रहे थे ठेले पर हिमालय यात्रा संस्मरण, जो कि कमलेश्वर ने लिखा था। इस यात्रा संस्मरण में कमलेश्वर जी अपनी यात्रा के अनुभवों को बताते हैं। वे कौसानी घूमने गए थे। रास्ते में पहुँचते पहुँचते जो उन्हें अनुभव हुए, उसके आधार से उनकी कल्पना जो वे कौसानी घूमने के लिए बनाकर आए थे, वह मेल नहीं खा रही थी। तो वे बड़े निराश हो गए, उदास हो गए, अधैर्य उनके मन में व्याप्त हो गया। लेकिन जब वे वास्तव में कौसानी उतरे और उनकी नज़र गई उस घाटी पर, सामने की घाटी पर, तो वे बिल्कुल स्तब्ध खड़े हो गए। कितना सौंदर्य बिखरा हुआ था उस घाटी में। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह तो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है। इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। मतलब अब उन्हें इतनी सुंदर लगी है कि वे सहज ये कल्पना करने लगे कि यहाँ तो इंसान रह ही नहीं सकता, यहाँ तो यक्ष और किन्नर रहते होंगे। और देखो सुंदरता उस घाटी की कितनी अद्भुत कि 50 मील चौड़ी यह घाटी, हरे मखमल कालीनों जैसे खेत और सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद पत्थरों की कतार, और नदियाँ जो बह रही थी वो आपस में उलझकर ऐसे लिपट गई कि लेखक कल्पना करता है मानो वे बेले की लड़ियों सी आपस में लिपट गई है। और मेरा जी ये करता है कि मैं इनको उठाकर कलाई में लपेट लूँ। तो कुल मिलाकर यह अनुभव कुछ ऐसा ही था कि लेखक का मन करने लगा, उन्हें महसूस होने लगा कि मैं शायद किसी दूसरे ही लोक में आ गया हूँ। धीरे धीरे ये घाटी इतनी अच्छी लगी, इसकी सुंदरता को देखा, निगाहें और आगे बढ़ी और छोटे छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। बादल थे और कुछ नहीं। फिर अकस्मात ऐसा लगा कहीं कोई बादल हिले, तो कि धीरे धीरे बादलों में से खिसकते हुए ये कौन झाँक रहा है, ये अटल है। और कैसा रूप, हल्का पीला सफ़ेद, क्या रंग है इसका? ये बर्फ़ तो नहीं है? अरे हाँ, ये तो बर्फ़ है। और अकस्मात वो महसूस हुआ कि यह तो नगाधिराज हिमालय है। और लेखक यानी कि धर्मवीर भारती जी हर्षातिरेक से चीख उठे, बर्फ़, यह देखो। और अचानक से वह फिर बादलों के पीछे लुप्त हो गया। लेखक कह रहे हैं कि ऐसा लगा कि उसे बाल शिखर जानकर किसी ने बादलों के भीतर खींच लिया। इसलिए खींच लिया कि वो खिड़की में से झांक रहा था कहीं गिर न पड़े। पर वो 1 सेकंड का जो बर्फ़ का दर्शन था, हिम दर्शन था, वो बड़ा ही अद्भुत था। और उसको देखने के बाद, उसको महसूस करने के बाद मन की सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छूमंतर हो गई। सब लोग बेचैन हो उठे कि फिर से वो बर्फ़ दिखे, फिर से दिखे, अभी बादल छट जाए और हिमालय हमारी आंखों के सामने निरावृत साकार हो जाए, यह सौंदर्य राशि अपना घूंघट सरका दे। और तब क्या अनुभव होगा। और यही तो यहाँ का जादू है। और बस सब मुग्ध हो गए और फिर चाय वाय पी, बरामदे में बैठ गए और देखते रहे। नए नए शिखरों की हिमरेखाएं अनावृत हो रही थी, मतलब बादल छट रहे थे और हिमालय दिखना शुरू हो गया था। और फिर एक श्रृंखला हिमालय की बनी हुई सी हिम शिखरों की दिखाई देने लगी। और उस समय वो जो भावनाएं उठ रही थी, वो भावनाएं अगर मैं आपको बता पाता कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, तो ये जो खरोच मन में उठ रही थी यह नहीं उठती शायद। बर्फ़ की शिला के सामने खड़े होकर जैसे मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही थी। और अद्भुत बात यह थी कि वो जैसे जैसे छू रही थी, वैसे वैसे मन के सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे किसी दूसरे ही लोक में हम चले गए हैं।
चाहे उसके बारे में सोचो, उसके सौंदर्य की कल्पना करो। और फिर धीरे धीरे सूरज डूबने लगा। इसी हिम दर्शन के इसी क्रम में अंधेरा होने लगा, सब चुपचाप थे। और फिर जब चांद निकला तो कैसा दिख रहा था, वो सौंदर्य और अलग था। अब की सब शांत था, जैसे हिम सो रहा है। और वो सुंदरता कुछ इतनी अद्भुत थी कि लेखक का कहना है कि मतलब मैं तो एक पंक्ति छोड़ एक शब्द भी नहीं लिख पाया, क्योंकि वो सारे शब्द सब कुछ इतने छोटे लग रहे थे कि, और यह सौंदर्य इतना विशाल था कि क्या कहा जाए इनके बारे में। कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। और कभी कभी ऐसा भी महसूस हो रहा था मानो हिमालय एक बड़े भाई के समान मुझे लज्जित देखकर उत्साहित भी कर रहा हो, चुनौती भी दे रहा हो कि आओ लिखो लिखो कुछ मुझ पे। और सहसा ही वो जो साथ में एक चित्रकार आया था, वो कोई पंक्ति गा उठा रविंद्र जी की, और हम सब की तंद्रा, जैसे वो तंद्रा कौन सी, नींद नहीं आई, वो सौंदर्य को देखते देखते जो उसमें लीन हो गए थे, उस तंद्रा की बात लेखक कर रहा है कि हम सब की तंद्रा जैसे टूटी। और फिर दूसरे दिन हम 12 मील चलकर बैजनाथ पहुँचे। वहाँ गोमती नदी के सौंदर्य को देखा और हिमालय से जी भरकर बैठा। और आज भी जब उस सफ़र की याद आती है तो मन में कैसी कैसी स्मृतियाँ आ जाती है। जब मैं ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह तो केवल उस दर्द को भुलाने का बहाना है जो हिमालय से बिछड़ने के बाद मुझ में पैदा हो गया है कि क्यों मैं हमेशा वहाँ नहीं रह पाया हूँ। और लेखक के मन में यह बात उठती है कि बर्फ़ की ऊंचाइयाँ मुझे बार बार बुलाती है, और हम तो क्या करते हैं कि चौराहों पर बर्फ़ देखकर मन को बहला लेते हैं। लेकिन ऐसे ही ठेले में लदे हिमालय से घिरकर ही तो तुलसी ने कहा था कि कबहू कहो यहीं रहनी रहोगे। तो लेखक उस पंक्ति को याद करता हुआ कहता है कि क्या मैं भी ऐसे ही रह पाऊँगा, वह हिमालय मुझे बुला रहा है, मुझे वहाँ जाना है। और मन में मेरे यही आता है कि वह हिमालय जो कि मेरा बड़ा बंधु है, मैं उसको संदेश भेज देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, मैं लौट कर आऊँगा। और उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, पर मैं करूं तो क्या करूं। तो इस प्रकार से धर्मवीर भारती जी ने अद्भुत अभिव्यक्ति यात्रा संस्मरण के माध्यम से हिमालय के सौंदर्य की है। और इसको पढ़कर सहज ही यह इच्छा मन में आकार लेने लगती है कि काश हम भी हिम दर्शन के लिए जा पाते, हम भी वैसी अनुभूतियाँ महसूस कर पाते जो कि धर्मवीर भारती जी ने की है। काश कभी हम जा पाते। ठीक है, धन्यवाद। अगले व्याख्यान में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।